दोस्तों स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों पिछला वीडियो जो कि आपका क्लास 6 का SCRT का सिविक्स का चैप्टर 5 था। चैप्टर का नाम था दोस्तों जिला प्रशासन। तो उससे रिलेटेड जो 5 MCQ हमने आपसे पूछा था उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना था। तो उसको पहले हम 5 MCQ को यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री, इतिहास, इस्लाम का भारत में आगमन। ठीक है, कब हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी और गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ आने वाले अलबरूनी के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म का उदय भारत में कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे हम दोस्तों यहाँ पे। और हम यहाँ पे जानने वाले हैं तुर्क आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में जो हम यहाँ पे जानेंगे तराइन के युद्ध के बारे में भी जानेंगे हम यहाँ पे, मोहम्मद गौरी के बारे में और पृथ्वीराज चौहान के युद्धों के बारे में जानेंगे। और फिर हम यहाँ पे उससे रिलेटेड 5 MCQ को देखने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों PCS में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही आपके बीच में लेकर के आया हूँ ऐसे क्वेश्चन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे पेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आने वाला BPSC शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, चाहे वीडियो का पेपर हो, सभी एग्ज़ाम के लिए। हिस्ट्री तो सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगर आपका बेस मजबूत होगा तो इससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको पढ़ने में, चाहे वन लाइनर पढ़ें आप, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ें, तो इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा याद करने में आपको। तो पहले आपको बेस मजबूत करना है दोस्तों। ठीक है, तो पहले आप SCRT की इस बुक को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों आपका, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं कौन करते हैं? आयुक्त करते हैं, मुख्य विकास अधिकारी करते हैं, जिला अधिकारी करते हैं, या बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं? तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टारगेट विद एसबी क्लासेस को। वीडियो को लाइक करें और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को पहुँचाइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी। इसका आंसर क्या है? जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करते हैं? बेसिक शिक्षा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक? तो सही आंसर दोस्तों आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था मेंटेन मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही करते हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जिला प्रशासन का, ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जा करके आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था कौन करता है? सारे अधिकारी के बारे में उसमें बताया गया जो कि जिले में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था कौन देखता है? जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला न्यायाधीश, बेसिक शिक्षा अधिकारी, या उप जिला अधिकारी? तो सही आंसर दोस्तों आपका जिला विद्यालय निरीक्षक। ये क्या करते हैं? विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था करते हैं 9th to 12th। और प्राथमिक की और उच्च प्राथमिक की, यानी कि क्लास 1 से लेकर के 8 तक कौन व्यवस्था करता है? बेसिक शिक्षा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 4, DIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? DIOS कहते नहीं हैं, तो अभी बताएंगे हम उसको। डिस्ट्रिक्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑपरेटर सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, या फिर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑपरेटर स्कूल? इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, यानी कि जिला विद्यालय निरीक्षक, इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? जिला विद्यालय निरीक्षक, DIOS का ही फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5, जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? जिला न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, उप जिला अधिकारी, या जिला अधिकारी? तो जिला प्रशासन का मुखिया दोस्तों होता है आपका जिला अधिकारी। कौन होता है? जिला अधिकारी। अब ये देखते हैं दोस्तों, भारत में इस्लाम का आगमन कब हुआ, इसके बारे में देखेंगे। तो इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ? जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा दोस्तों, जो ज़्यादा
एकदम, चाहे फैक्ट हो या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, मैं उसको यहाँ पे बार बार मेंशन करूँगा और आपको बताऊँगा। ठीक है। तो इस्लाम का उदय कहाँ पे हुआ था? अरब देश में हुआ। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया, यानी कि पूरे विश्व में इसका क्या हो गया? फैल गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया, यानी कि इसका अंग बनता चला गया। लोग इसको अपनाते चले गए और फिर आज भी ये भारत में ही नहीं, लगभग विश्व के सभी देशों में अगर देखा जाए, ठीक है, तो इस्लाम है। कहीं ना कहीं इससे सभी लोग परिचित हैं, जानते हैं। भारत में इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ। इस्लाम धर्म की शुरुआत, यह अरब देश की बात है। हमने बताया आपको कहाँ से उदय हुआ इसका, अरब देश के। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन कब? 570 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कब? 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से क्या करते थे? लड़ते रहते थे। एक कबीला नाम का एक समुदाय था जो आपस में ही क्या करते थे? लड़ते रहते थे। ये लोग सारे देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच अपनी आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए संदेश देते थे कि भाई आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो, इस सब में कुछ रखा नहीं है। ठीक है। देने लगे कि ईश्वर एक है, यानी कि देवी देवता को लेकर के या और भी किसी चीज़ को लेकर के तुम लोग लड़ाई ना करो, सबके ईश्वर एक हैं। ठीक है। और अल्लाह को सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। तो पहले के समय में इतनी जागरूकता नहीं थी जितनी कि समय में आज है। ठीक है। तो वो जो लोग कहते गए, ठीक है, उनसे बातों का लोग अनुसरण करते चले गए और फिर वही के क्या हो गए? अनुयायी हो गए। ठीक है। तो प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का क्या किया? विरोध किया कि ये सब फर्जी बात कर रहा है, इनकी बातों का क्या करो? विरोध करो। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को कहाँ जन्म हुआ था इनका? कहाँ जन्म हुआ था? मक्का में जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? मक्का में। तो मक्का छोड़ करके कहाँ चले गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों। मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। तो यही है मक्का और मदीना। ठीक है। मक्का में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद जब वो लोगों को क्या करने लगे? बताने लगे कि तुम भाई लड़ाई झगड़ा ना करो। ठीक है। तो उनकी बातों का लोग क्या करने लगे? बुरा मानने लगे। तो जब बुरा मानने लगे तो क्या हुआ? उनको परेशान किया जाने लगा। फिर वो छोड़ करके 622 ईस्वी में दूसरे शहर कहाँ चले गए? मदीना चले गए। जब मदीना चले गए तो इसको क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरत। यानी कि एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना उनका क्या कहा? हिजरत। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुसलमानों का हिजरी संवत कब प्रारंभ होता है? तो 622 ईस्वी में। कब? 622 ईस्वी में। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बात मानने लगे। ठीक है। धीरे धीरे वही जो कबीले लोग आपस में लड़ते रहते थे, मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला और मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गई? 632 ईस्वी में हुई। कब हुई? 632 में। ठीक है। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक, समता होनी चाहिए, यानी कि सबको बराबरी का दर्जा दिया जाए। ठीक है। किसी में कोई भेदभाव न रखा जाए। सबको समानता, यानी कि सबको समान अवसर भी मिलना चाहिए। बंधुत्व, ठीक है, यानी कि भाईचारा भी होनी चाहिए। ठीक है। लड़ाई झगड़ा आपस में न करें लोग। भाईचारा, आपस में लोग मिलजुल कर रहें। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है और वह उसके क्या हैं? बंदे हैं। हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम, पैगाम का मतलब होता है दोस्तों संदेश। ठीक है। संदेश लेने वाले पैगंबर हैं, यानी कि वो ऊपर से भेजे हुए एक क्या है? दूत हैं। ठीक है। कि जाइए आप इसका प्रचार प्रसार करिए और लोगों को शिक्षा दीजिए। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं कौन सी हैं? मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में 5 सिद्धांत बताए थे। गुरु नानक ने भी ऐसे सिद्धांत बनाए।
ठीक है, महावीर ने भी सिद्धांत बनाए और गौतम बुद्ध ने भी बताए। ऐसे ऐसे सभी धर्मों में लोग जो है क्या किए, अपना अपना मत रखा, अपना अपना विचार रखा, अपने अपने सिद्धांत बनाए और लोग उसी के अनुयायी होते चले गए। तो इन्होंने एक नियम बनाया था कलमा। क्या है? कलमा। कलमा में ये बताया गया दोस्तों कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं, यानी कि संदेश देने वाले हैं। ईश्वर एक है और हम उसके क्या हैं? पैगंबर हैं, यानी कि संदेश देने वाले हैं। हम उसके द्वारा भेजे गए क्या हैं? एक दूत हैं, एम्बेसडर हैं। नमाज जितने भी मुस्लिम धर्म हैं, इस्लाम धर्म में मानने वाले लोगों को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 5 बार नमाज पढ़ी जाएगी। रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा यानी कि व्रत भी रखना पड़ेगा। ठीक है, पूरे महीने में। ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायतार्थ देना, यानी कि आप जितनी भी इनकम करते हैं, मान लीजिए 40वां हिस्सा, ठीक है, गरीबों को सहायतार्थ देना है। ठीक है, तो ज़कात में क्या बताया दोस्तों? अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायतार्थ देना। मान लीजिए 1 कुंटल अगर आप कमाते हैं कोई अनाज, ठीक है, या 100 रुपया कमाते हैं तो 40 रुपया आपको दान देना होगा। ठीक है, 100 किलो अगर आपने जो है क्या किया, अनाज उत्पादन किया उसका, तो 40 भाग, ठीक है, उसका जो है 40 किलो क्या करना पड़ेगा? आपको दान करना पड़ेगा। हज क्या होता है? पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करनी है। किसकी यात्रा करनी है? मक्का की। तो ये था दोस्तों आपका 5 सिद्धांत। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद, खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है, खलीफा लोग पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु थे और राजनीति प्रशासक भी होते थे। यानी कि धार्मिक गुरु तो थे ही, लेकिन राजनीति में भी हस्तक्षेप करते थे, वो भी शासन को चलाने में सहयोग करते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, ईरान, इराक, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक फैलाया। लगभग सभी देशों में दोस्तों, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, सभी देशों में इस्लाम धर्म है। भारत में इस्लाम धर्म। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब वासियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण थे। ठीक है, देखिए अरबों का आक्रमण भारत पर, अरबों का आक्रमण, पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय में हुआ। कब हुआ? खलीफा उमर के समय में। थाना यानी कि पश्चिमी तट पर हुआ, परंतु यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। ठीक है, इस्लाम धर्म के मानने वालों के जो है संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा, यानी कि लगातार इस पर आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता किसको मिली? मोहम्मद बिन कासिम को मिली। ठीक है, इन्हीं को सिंध पर आक्रमण करने का पूरा श्रेय प्राप्त है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, कब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 712 ईस्वी में सिंध के शासक थे कौन? राजा दाहिर। इसको पराजित करके सिंध पर अरबों का साम्राज्य या अरबों का राज स्थापित किया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वो छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बस गए। ठीक है, वहाँ पे वो रहने लगे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद भी किया। भाई व्यापार करने के लिए राजा को इनकम चाहिए थी, टैक्स देना होता था, तो राजा ने भी क्या किया? उनकी मदद किया। उन्हें अपने घर, गोदाम बनाने के लिए ज़मीन भी दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से क्या हुए? परिचित हुए। ये दोस्तों अरब व्यापारी की एक वो बताई गई है घटना। आते थे यहाँ पे पानी पीने के लिए, ऊँट के लिए पानी पीने की व्यवस्था भी थी। इस पे लोग लाद करके सामान को लाते थे, एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाते थे। ये गोदाम दोस्तों, यहाँ पे रहने के लिए जगह भी बनाई गई है। तो सारी सुख सुविधाओं को भारतीय ने क्या किया? उनको
दिया। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई, यानी कि ईरान के लोग जो रहने वाले थे, यहाँ पे शरण लेने वाले थे, रहने वाले थे, उन्हीं लोगों ने इस्लाम धर्म की जानकारी ज़्यादा फैलाई। सन 900 ईस्वी के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। ठीक है, जो तुर्क कबीला हमने बताया उस पर ईरान देश पर हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। उनमें कई कारीगर थे, कुछ लोग संत भी थे, कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज स्थापित किया था। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म को मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी भी आए, अफगानी भी आए, खुरासानी, ये सब भारत में आकर के बसने लगे। 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कुछ ऐसे संत भी हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद। ठीक है, इन्होंने साधारण भाषा के दोहे और गीत गए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे होते थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह मुसलमान भी संत थे जो क्या कहलाए? सूफी संत। क्या कहलाए? सूफी संत। ठीक है, तो सूफी संत किसे कहते हैं? जो मुस्लिम संत, मुस्लिम भक्त थे, ठीक है, जो संत थे, ठीक है, उनको क्या कहा गया? सूफी संत। इसमें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये पूछा जा सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, कहाँ रहते थे? तो अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। पंजाब के बाबा फरीद, तो बाबा फरीद कहाँ से रिलेटेड हैं? पंजाब से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया जाने माने सूफी संत थे। ठीक है, इन्होंने कहा था दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है, तो दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया, सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करो और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करो, यानी कि दोबारा इसका हो भी गया है तो दोबारा पाप मत करना, बुरा काम मत करना, और अल्लाह को पाने का यही सबसे सच्चा रास्ता है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि ईश्वर एक ही है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान कई नामों से जाना जाता है। मिलने जुलने के फायदे क्या हुए दोस्तों? जब दो संस्कृतियाँ आपस में मिलती हैं तो क्या होता है? कुछ लोग तुमसे सीखते हैं और कुछ उनसे सीखते हैं। अरब लोग भारत आए तो उन्होंने यहाँ के रीति रिवाज को सीखा और भारत भी उनसे प्रभावित हुआ तो वो लोग भी यहाँ के लोगों से सीखे। तो कुछ क्या क्या बदलाव आया ये हम देखते हैं। भारतीयों ने अरबों से सीखा, क्या सीखा? कागज बनाना सीखा, चरखे से सूत काटना सीखा, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज भी, ठीक है, ये सारी बातें सीखी। खान पान, कचौड़ी, समोसा बनाना कहाँ से सीखा? अरब वासियों से सीखा। अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना सीखा, संख्याओं की गणना करना सीखा, ज्योतिष के बारे में जाना, गणित के बारे में जाना और शतरंज के खेल के बारे में जाना। ठीक है, इन सब के बारे में अरबवासियों ने भारत से सीखा। भारतीय संगीत इसके बारे में भी सीखा, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद के बारे में जानकारी लिया। ठीक है, एक ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि पूरे विश्व को शतरंज के खेल कहाँ की देन है? भारत की देन है। ठीक है, पूरे भारत में शतरंज के खेल का मूल स्थान कहाँ है? पूरे विश्व में भारत में ही यह शतरंज के खेल की शुरुआत हुई। ये दोस्तों हिंदी अंक दिए गए हैं कुछ। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। 0 को अरबी लोग ऐसे लिखते थे और अंतर्राष्ट्रीय अंक इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। 1 को ऐसे अरबी लोग ऐसे लिखते थे। तो ये सारी बातें दी गई हैं, आप इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तुर्क आक्रमण के समय भारत कैसा था? तो उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन से कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। जब तुम कमज़ोर रहोगे तो जो पावरफुल शक्तियाँ होगी, ठीक है, पावरफुल लोग होंगे तो तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे और फिर तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? कब्जा कर लेंगे। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था।
जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांश राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग भी कहा जाता है। ठीक है। इन छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न हो गए। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का नुकसान यानी कि ह्रास क्या हो गया, स्वाभाविक था। समाज जात पात यानी कि क्या थी, समाज में जाति व्यवस्था ज़्यादा प्रभावित था, भेदभाव होता था। तो ये सब सारी चीज़ें समाज में व्याप्त थी। ठीक है, ठीक है। और इस समय ठीक है जाति व्यवस्था और बहुत ज़्यादा कठोर हो चली थी। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था। ये भी बहुत अभी अलबरूनी ने बताया है इसके बारे में कि पूरे विश्व में हमारा सबसे अधिक खान पान जो क्या है सबसे अधिक अच्छा है, हमारे विचार क्या हैं लोगों से बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का प्रयास नहीं किया गया और ना ही उसका लाभ उठाया गया। बाकी जब दो संस्कृतियाँ आपस में नहीं मिलेंगी तो उनसे तुम क्या सीखोगे, क्या जानोगे। तो अपने आप को एक आडंबर बनाए बैठे रहो कि पूरे विश्व में हम ही सबसे शक्तिशाली हैं, हमारे ही पास सबसे खाने का सबसे अच्छा स्रोत है, हमारे ही पास क्या है आयुर्वेद है, चिकित्सा है, और किसी के पास ऐसी चीज़ नहीं है। तो अपने आप को ऐसे आडंबर बना करके रखना ये अच्छी बात नहीं थी। तुर्क आक्रमण। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य ये सब राजपूत वंशों के राज्य भी थे। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए क्या किया, अटैक करना शुरू कर दिया। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। कहाँ का निवासी था, मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। ठीक है। कहाँ से था महमूद गजनवी, अफगानिस्तान से। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। ये यानी कि जो तुर्क लोग थे, जो खलीफा लोग थे, तो उनके साम्राज्य से स्वतंत्र थे, यानी कि उनके अंडर में नहीं थे। इनके शासक सुल्तान कहलाए। क्या कहलाए, सुल्तान। इन राज्यों को सल्तनत या सुल्तनत भी कहा गया। ठीक है। तो सुल्तान किसे कहा जाता है, कहीं ना कहीं ये लोग जो दोस्तों कहाँ से प्रभावित थे, तुर्क से प्रभावित थे। यानी कि तुर्कीय राज्य है आज जो तुर्की है, तुर्की का नाम बदल करके तुर्कीय हो गया। तो वहाँ से जो खलीफा लोग होते थे वहाँ से शासन को चलाते थे। ठीक है। तो उसी को सुल्तान कहा गया। बादशाह किसे कहा गया, बादशाह अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था, यानी कि किसी के अंडर या किसी के दबाव में नहीं होता था, तो उसको बादशाह कहा गया। ठीक है। और बादशाह एक बड़े भूभाग पे शासन करता था। ठीक है। तो यही सुल्तान और बादशाह में अंतर था। सुल्तान लोग कहीं ना कहीं खलीफा या तुर्क के जो लोग राजा थे, ठीक है, उनकी बातों का कहना मानते थे। ठीक है। और उनको टैक्स भी देते थे। इसको सुल्तान कहा गया। और बादशाह किसी के ऊपर बाध्य नहीं था, किसी का निर्णय, किसी का डिसीजन, किसी का कहना मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। जैसे बाबर, ठीक है, बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सारी चीज़ क्या थे, ये सब बादशाह थे। तो तुर्क लोगों द्वारा भारत, पहला बड़ा हमला हुआ भारत पर। गजनी राज अफगानिस्तान के महमूद नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया। वो भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज गजनी को बढ़ाने में लगी थी। ठीक है। उसका जो मेन उद्देश्य था ईरान, अफगानिस्तान और जो खुरासान का क्षेत्र है, ठीक है, ये सबको उसी के राज्य को जीतने में ही क्या था, उसका आनंद था, यानी कि अपने साम्राज्य को वो बढ़ाता था। जब महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था तो वो भारत क्यों आया, आइए देखते हैं। वो अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था कि हमारी सेना क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। इस कोशिश में उसने 1000 से 1025 तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। ठीक है। तो कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार। उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा। ठीक है। क्या किया, जो बौद्ध मठ थे उनको भी तोड़ दिया, मंदिर थे उसको भी तोड़ा, उसमें जो धन दौलत थी उसको भी क्या करते थे, उठा करके ले जाते थे, चोरी करते थे। ठीक है। तो
इम्पोर्टेंट लाइन दोस्तों यहाँ पे ये है, कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किस लिए आया था? अपनी सेना को बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से बहुत सारी बड़ी मात्रा में क्या किया? सोना चांदी लूटा। ठीक है, ये महमूद गजनवी का चित्र है ये दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बेरावल में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेरावल में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी कि भगवान शिव का एक मंदिर है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से प्रारंभ हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। ठीक है, अब यहाँ अलबरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, तो उसकी नज़र में भारत कैसा था, आइए ये भी देखते हैं। अलबरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इसका नाम मूल नाम क्या था, ये भी पूछा जा सकता है। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद इसका मूल नाम था। इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ था। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था और वह भारत आया था। यहाँ उसने संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीकात ए हिंद, इसकी पुस्तक का क्या नाम है? तहकीक ए हिंद। ठीक है, यानी कि भारत की खोज, उसके बारे में उसने लिखा। 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, ठीक है, इसमें विस्तार से बताया गया है। देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें बताई गई हैं। विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे, यानी कि उनको अच्छा व्यवहार नहीं मानते थे, उनके विचार संकीर्ण थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें पसंद नहीं थे। इसी कारण उनको क्या कहते थे? मलेच्छ कहते थे। क्या कहते थे? मलिच्छ जिसे कहते हो, ठीक है, क्या कहते थे? मलेच्छ। ठीक है, क्योंकि वो लोग उतना साफ सफाई नहीं रखते थे, उनका पहनावा उतना उनको पसंद नहीं आया। ठीक है, तो इसी सब कारण के क्या करते थे? मलेच्छ कहते थे। क्या कहते थे? मलेच्छ। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे, यानी कि जो बेटा कर रहा है, जो बाप कर रहा है वही बेटा भी करेगा। ठीक है, तो अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे, यानी कि कोई कुछ नया करने के लिए नहीं सोचते थे। ये भी बात उसने बताई। भारत को भोजन, सभी को भोजन अलग अलग थाल में परोसा जाता था, वो एक थाल में खाना नहीं खाते थे, तभी तो स्वच्छ रहेंगे। भारत के लोग दैनिक कार्यों को करने में सगुन को महत्वपूर्ण मानते थे। ठीक है, कोई भी काम करना है तो उसको क्या कहते थे? सगुन देखते थे। ठीक है, सगुन होगा, अब सगुन होगा, तो सारी बातों को यहाँ पे रखते थे। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवनदाता है, शासक है। ये सारी बातें उसने बताई है। ठीक है, बहुत गहरी लाइन लिखी गई है। ठीक है, ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, स्वतंत्र है, किसी के बस में नहीं है, सर्वशक्तिमान है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिमान है, सर्वज्ञ है, हर जगह व्याप्त है, सबसे बुद्धिमान भी है, जीवित भी है, हमको जीवन भी देता है और एक शासन भी चलाता है। भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं हैं। ठीक है, ये बातें बताई। भारतीय गणितज्ञ, खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। इनको जानकारी तो थी, लेकिन उस पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी, तत्व, अंतरिक्ष, समय और इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दिया है। अब 1025 ईस्वी के बाद, ठीक है, महमूद गजनवी वापस चला गया था। उसके बाद कोई भी ज़्यादा विस्तार भारत में या
अरब वासियों के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर कब मिलती है? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। ठीक है, उन्होंने गजनी पर 1173 से 74 ईस्वी में क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। भारत पर उसका पहला आक्रमण कब हुआ? 1175 ईस्वी में हुआ, मुल्तान पर हुआ। कब हुआ? मुल्तान पर। मुल्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। कहाँ किया? गुजरात पर। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। वहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने, किसने? मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा माँ थी, ठीक है, नायिका देवी के नेतृत्व में, ठीक है, आबू पहाड़ है, कहाँ है? आबू पहाड़ के निकट पराजित किया था। ये भारत में उसकी पहली पराजय थी। किसकी? मोहम्मद गौरी की। इस पराजय के बाद गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदल लिया। उसने पंजाब पर आक्रमण किया और 1190 ईस्वी तक क्या किया? उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। पंजाब जीतने के बाद उसके राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी। ठीक है, तो जब भय सताने लगेगा, जैसे चाहे पृथ्वीराज चौहान हो या उसको हो, ठीक है, जब एक राजा दूसरे राजा के बारे में सुनता है, उसकी शक्तियों के बारे में जानता है, कितनी सेना है उसके पास, कितने ज़मीन है, धन दौलत कितना है, तो उसको भी खटकने लगता है कि कहीं ये हमारे ऊपर आक्रमण करके क्या न कर दे, हमारे राज्य को हड़प ना ले, हमको ना परेशान करे, हमारे राज्य के नागरिकों को ना परेशान करे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों? जब भय सताने लगता है तो क्या करते हैं? फिर वो भी अपनी सेना इकट्ठा करने लगते हैं और युद्ध के लिए अपनी तैयारियां बनाने लगते हैं। तो ठीक ऐसा ही हुआ। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया है। जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चौहान यानी कि शाहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। ठीक है, तो इससे क्या होता दोस्तों? जब दोनों लोगों एक ही सोच होगी तो क्या होगी? टकराहट होगी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान एक वीर थे, साहसी थे और योग्य सेना नायक भी थे। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया था। इनमें चंदेल शासक परमर्दिदेव के दो थे, आल्हा और उदल, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं दोस्तों। सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया और वो युद्ध में मारे गए थे। भटिंडा मोहम्मद गौरी के अधिकार कर लेने के बाद, भटिंडा पंजाब में है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। ठीक है, कि जब विस्तार ही करोगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी क्या करोगे? एक दिन आक्रमण करोगे और हमारा भी राज्य क्या कर लोगे? हड़प लोगे। तो ये भी डर सताने लगा। अब देखिए दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, जब ऐसी स्थिति बन गई तो तराइन का प्रथम युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला जो युद्ध हुआ था तराइन का, कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में हुआ था। और हरियाणा का कौन सा जिला है? करनाल। कौन सा जिला है? करनाल। 1191 ईस्वी में। कब हुआ? 1191 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और जान बचाकर भाग गया। यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हो गई? मोहम्मद गौरी की। ठीक है, तो प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई। मोहम्मद गौरी 1 साल तक शांत रहा। इसके दौरान उसने अपनी सेना को क्या बनाया? शक्तिशाली बनाया। 1192 ईस्वी में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में हुआ। दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद, ठीक है, तो चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ? जयचंद हार गए। मोहम्मद गौरी में उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त कर लिया। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 1206। लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। ठीक है, तो जब इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसके बाद सत्ता कहाँ पे चली आई? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ठीक है, लाहौर के गवर्नर थे, फिर उसको जो क्या किया गया? शासक बना दिया गया यहाँ का। ठीक है, तो 1192 का तराइन युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। फिर यहीं से क्या हुआ? बहुत अधिक मात्रा में इस्लाम धर्म की
शुरुआत ज़्यादा हुई। ठीक है, मोहम्मद गौरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। सल्तनत काल, ठीक है, इसके हम अगले चैप्टर में जानेंगे दोस्तों। इसमें हम केवल तुर्कों के आक्रमण के बारे में जानेंगे। तो इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं, सहमति नहीं है, और उनके जो मेन कारण बताए जाते हैं, क्या बताए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि तुर्कों की जीत के भारत में महत्वपूर्ण कारण क्या थे। तो राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था, यानी कि आपस में वो लोग क्या करते थे, आपस में लड़ते रहते थे, अपने साम्राज्य विस्तार की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे। इसलिए जो विदेशी लोगों का आक्रमण था, ठीक है, उसमें वो अलग अलग थे। और जब अलग अलग रहोगे, एकजुट होकर के नहीं रहोगे, तो क्या हुआ, तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला करेगा, आक्रमण करेगा और इसका तीसरा फायदा उठाएगा। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली, ठीक है, वह शस्त्रों का प्रयोग करना, ठीक है, इनको उतनी शस्त्रों अस्त्रों के बारे में जानकारी नहीं थी। तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना, ठीक है, इनके पास उतने अच्छी मात्रा में घोड़े भी नहीं थे और घुड़सवार भी नहीं थे। तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, ठीक है, निशाना उनका नहीं चूकता था। भारतीय समाज में व्याप्त सबसे बड़ी कारण तो यही है। और जब ये सारी चीज़ रहेगी तो तुम विकास कर पाओगे और ना कुछ कर पाओगे। ऊंच नीच, एक दूसरे के बीच में अंतर की खाई बहुत ज़्यादा थी। छुआछूत की भावना है, तुम दूर रहना, मुझको मत छूना, नहीं तो मुझे क्या हो जाएगा, बीमारी पकड़ लेगा, तुम दूसरी जाति के हो, तुम नीचे बैठो, ये सारी भावना व्याप्त थी छुआछूत की। तुर्क दोस्तों, आइए महत्वपूर्ण जो टर्मिनोलॉजी शब्दावली, इस पर ध्यान देते हैं। मध्य एशिया व तुर्किस्तान में रहने वाली एक जात थी तुर्क। कहाँ पे, मध्य एशिया और तुर्किस्तान में रहने वाली एक जात। हिजरत क्या कहलाता है, मोहम्मद साहब का मक्का छोड़ करके मदीना चले जाना। ठीक है, अब आइए देखते हैं 5 MCQ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके पहले चैनल पे नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए। हर ज़रूरतमंद के पास, आपके पास जो भी क्लास 7 का बच्चा पढ़ता हो, आसपास आपके रहता हो, ठीक है, उसको भी ये वीडियो के बारे में बताइए कि यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, इसके बारे में पढ़ाइए उसको, उससे प्रश्न पूछिए कि वो पढ़ता है या ठीक से नहीं पढ़ता है, ठीक है, इन सब के बारे में जानकारी दीजिए। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, इसको मैच करके बताना है जो भी होगा, ठीक है, हम ऐसे इसको बता रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शतरंज के खेल की शुरुआत किस देश में हुई, ठीक है, अफगानिस्तान, चीन, तुर्की, सऊदी अरब, ठीक है, यहाँ से एक ऑप्शन ये जोड़ लीजिएगा, ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, तहकीकात ये हिंद पुस्तक को किसने लिखा था, उतबी, महमूद गजनवी, अलबरूनी या फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 4, किस वंश के राजा ने मोहम्मद गौरी को भारत पे प्रथम बार पराजित किया, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, चंदेल वंश या परमार वंश। कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ और कहाँ हुआ, 1191 में करनाल में, 1192 में करनाल में, 1190 में दिल्ली में या 1193 में सोनीपत में, ठीक है, तो ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देगा दोस्तों और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, पूरा वीडियो देखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोस्तों हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आएंगे। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ। मोहम्मद गौरी जब मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, धन्यवाद।